Good morning, students. Today we will discuss the electrolysis of any electrolyte or its aqueous solution, but using reactive electrode. पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट बट व्हेन इनर्ट इलेक्ट्रोड वाज यूज्ड, है ना। तो आज हम एक एग्जांपल लेंगे जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस डिस्कस करेंगे किसकी, एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की। बट अब हम आज यूज़ करेंगे रिएक्टिव इलेक्ट्रोड, है ना। रिएक्टिव इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे और फिर देखेंगे कि एनोड के ऊपर क्या प्रोडक्ट बनेगा और कैथोड के ऊपर क्या प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर। तो अभी हम एग्जांपल ले लेते हैं एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की। मान लो हमें इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करनी है और हमें पता लगाना है कि कौन कौन से प्रोडक्ट जो हैं एनोड के ऊपर क्या होगा और कैथोड के ऊपर क्या होगा, है ना। तो इसके लिए ये सेटअप कर लिया, सारा ही टैंक ले लिया, इलेक्ट्रोड लगा लिए। बट इलेक्ट्रोड अब रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है, कॉपर के इलेक्ट्रोड है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोलाइट है वो एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, ठीक है। बैटरी लगा दी, इसको ये एनोड बना दिया और इसको कैथोड बना दिया। क्लियर। जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हमें पता आयन बनेंगे, है ना। कॉपर सल्फेट से कॉपर आयन बनेंगे, सल्फेट आयन बनेंगे, वाटर है तो वाटर से H+ आयन बनेंगे, OH नेगेटिव आयन बनेंगे। क्लियर। अब व्हाट हैपन्स एट कैथोड, कैथोड के ऊपर क्या रिएक्शन होगा वो डिस्कस करते हैं। तो कैथोड के ऊपर हमें पता है क्या होता है, हमेशा ही रिडक्शन होती है ना। और कौन सा आयन जो है वो रिड्यूस होता है कैथोड के ऊपर, कैटायन रिड्यूस होता है ना। तो यहाँ पे आइदर Cu2+ आयन और H+ आयन इज सेड टू बी रिड्यूस्ड एट कैथोड, है ना। दोनों में क्या होगा, कंपटीशन होगा। जीतेगा कौन रिड्यूस होगा जाके, हमने पहले भी बात करी है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा। तो यहाँ पे कॉपर आयन जो है उनका रिडक्शन पोटेंशियल, ये हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे Cu2+ आयन का रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो हाई होता है एज़ कम्पेयर टू H+ आयन का। तो दोनों में कंपटीशन होता है, जीतेगा कौन, Cu2+ आयन। तो Cu2+ आयन जो है कैथोड के ऊपर जाके रिड्यूस होता है और फिर Cu2+ आयन जो है वो रिड्यूस होंगे और कॉपर जाके Cu जो है सॉलिड कॉपर जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड के ऊपर। तो कैथोड के ऊपर हमें क्या मिल गया, कॉपर। क्लियर। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट विल हैपन एट एनोड, एनोड के ऊपर क्या होगा। तो एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है, बेसिकली हमें पता है ना। अब यहाँ पे क्योंकि जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो भी कैसी हैं, रिएक्टिव है, तो उनका भी रोल रहता है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे ना तो ये सल्फेट आयन ऑक्सीडाइज होगा ना OH नेगेटिव आयन ऑक्सीडाइज होगा, है ना। ये आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। दोनों में से कोई भी ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता है क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है वो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है। तो क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से ये जो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है वो इन्वॉल्व होता है पार्टिसिपेशन रिएक्शन में, और वहाँ से जो कॉपर मेटल जो है वो ऑक्सीडाइज होती है। तो कॉपर मेटल ऑक्सीडाइज होती है, इलेक्ट्रॉन लूज करती है और वो कॉपर आयन सॉल्यूशन में जाते हैं। तो बेसिकली एनोड के ऊपर यहाँ पे कॉपर रॉड का ही क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और कॉपर जो है वो ऑक्सीडाइज होके कॉपर आयन में चेंज होता जाता है, ठीक है। तो एनोड के ऊपर क्या होगा, यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन होगी, है ना। कॉपर एटम की इस इलेक्ट्रोड से उनकी ऑक्सीडेशन होगी और वो कॉपर आयन में चेंज होंगे। और फिर ये तो हमें पता ही है कि इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कॉपर आयन जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे कैथोड के ऊपर, ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया। तो इस एग्जांपल में एनोड के ऊपर कॉपर की ही ऑक्सीडेशन होती है जो कि सॉल्यूशन में जाते हैं, और वही फिर कॉपर आयन जो हैं उनकी रिडक्शन होती है और फिर वो कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होते हैं। क्लियर। ओके, नाउ नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फैराडेज ने इलेक्ट्रोलिसिस के 2 लॉज दिए हैं विच वी हैव टू डिस्कस नाउ। तो व्हाट आर दीज लॉ। जो फर्स्ट लॉ है फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। तो बड़ा सिंपल सा फैराडेज का फर्स्ट लॉ जो है वो उसकी स्टेटमेंट है, वो सिंपल सी एक स्टेटमेंट देता है कि मान लो हमने कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया है और उसकी इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, तो जो कैथोड के ऊपर जो मेटल आयन है ना, जो कैटायन है, वो कितना डिपॉजिट होगा, उसके लिए उसकी स्टेटमेंट है। तो ये लॉ बोलता है कि हम उस इलेक्ट्रोलाइट में
कितनी इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो करवा रहे हैं और कितने टाइम के लिए फ़्लो करवा रहे हैं, ठीक है। मतलब कितना जो करंट फ़्लो करवा रहे हैं बेसिकली, है ना। करंट क्यू जो है, क्यू इज इक्वल टू आई टी होता है ना, तो कितना करंट फ़्लो करा रहे हैं उसी के हिसाब से कैथोड के ऊपर हमें कितना जो मेटल आयन डिपॉजिट होगा, उसका कितना मास जो है, उसका कितना वेट जो है, या मोलर मास डिपॉजिट होगा, उसके बीच में रिलेशन बताया था उसने। तो देख लीजिए स्टेटमेंट क्या है फैराडेज फर्स्ट लॉ की। इट स्टेट्स दैट द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड at an electrode, basically at cathode, that is directly proportional to the quantity of charge flowing through the electrolytic solution, quantity of charge flowing through the electrolytic solution, है ना। अगर मैथमेटिकली लिखें तो मैथमेटिकली क्या हो जाएगा, W इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, Q इज़ ए चार्ज, कि कितना चार्ज इलेक्ट्रोलाइट में फ्लो कर रहा है। Q इज इक्वल टू आई टी होता है, मैंने बता ही दिया, आई मीन करंट इन एम्पियर एंड टी मीन टाइम इन सेकंड, है ना। तो यहाँ से डब्ल्यू, अगर इफ़ वी रिमूव द साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी वी विल राइट ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ओवर हियर विच इज़ कॉल्ड जेड, जेड इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। सो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड इंटू आई इंटू टी हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएंगे, मैं आपको असाइनमेंट में क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का अगर उसे हमें डिफ़ाइन करना है तो उसको हम इजीली डिफ़ाइन कर सकते हैं। कैसे, हम मान लेते हैं कि उस इलेक्ट्रोलाइट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, कितने टाइम के लिए, फॉर 1 सेकेंड मान लो। तो उस केस में W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ 1 1 आ गया, W इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W, मतलब देन the electrochemical equivalent of an electrolyte that is defined as the weight of the substance deposited at cathode when 1 एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट फॉर 1 सेकेंड। तो वहाँ से हम ये जो है डेफिनेशन इसकी बना सकते हैं। क्लियर। तो देख लीजिए वही चीज़ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करी है। आई 1 एम्पियर लिया, टी 1 सेकेंड लिया, तो W इज इक्वल टू जेड हो जाएगा। तो वहीं से मैंने इसको डिफाइन किया, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की डेफिनेशन बता दी है। क्लियर। अब देख लीजिए ये इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है ना। तो अगर इस चार्ज को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, इस चार्ज को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें 6.022 इंटू 10⁻23 से, तो वो जो चार्ज आ जाएगा किसके ऊपर, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जब हम एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज को उसके एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और तो वो वैल्यू आती है 96500 कूलम पर मोल। तो यही जो चार्ज है उसी को बोलते हैं चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको 96500 कूलम पर मोल को 1 फैराडे भी बोलते हैं, 1 फैराडे ऑफ चार्ज भी बोल देते हैं। तो यहाँ से हम 1 फैराडे ऑफ चार्ज की, 1 फैराडे की डेफिनेशन ऑफ चार्ज की डेफिनेशन भी हम लिख सकते हैं कि चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड 1 फैराडे ऑफ चार्ज एंड इट्स वैल्यू इज 96500 कूलम पर मोल। फैराडेज का जो सेकंड लॉ है उसको भी देख लीजिए, फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ये भी बहुत इजी सा स्टेटमेंट है, पेपर में आता भी है ये, फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो देख लीजिए इसकी स्टेटमेंट क्या है। अब हमने 2 इलेक्ट्रोलाइट ले लिए हैं, सीरीज़ में कनेक्ट कर दिए हैं उनको, किस में कनेक्ट कर दिया है, सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया है। ये मैंने कॉपर सल्फेट ले लिया, ये मैंने सिल्वर नाइट्रेट ले लिया, ठीक है। तो जब हम ये सेटअप करते हैं इस तरह से सीरीज़ में 2 इलेक्ट्रोलाइट्स को कनेक्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोड्स, है ना। तो फिर इसकी जो स्टेटमेंट है फैराडेज सेकंड लॉ की स्टेटमेंट है, ये बहुत सिंपल सी स्टेटमेंट है। कैथोड के ऊपर रिडक्शन होनी है, हमें पता है, यहाँ पे कॉपर आयन ने यहाँ कैथोड के ऊपर रिड्यूस होना है, यहाँ सिल्वर आयन ने रिड्यूस होना है। तो ये स्टेटमेंट जो फैराडेज सेकंड लॉ की वो क्या बोलती है, ये बोलती है द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, एट कैथोड, that is directly proportional to their equivalent masses, directly proportional to their equivalent masses, ठीक है। मीन्स यहाँ पे ये वाला फार्मूला बन जाएगा कि मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, यहाँ पे मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड डिवाइडेड बाई यहाँ पे मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड, दैट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर। हमें पता है इक्विवेलेंट मास क्या होता है, अगर कॉपर का मोलर मास हमें पता है 63.5 होता है, तो इसका इक्विवेलेंट मास क्या होगा, दैट इज
मोलर मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाई चार्ज ऑन दी कॉपर आयंस, है ना, 2 से डिवाइड कर देंगे हम। तो अगर 63 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो कॉपर का इक्विवेलेंट मास आ जाएगा, ठीक है। अगर इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर आयन की बात करनी है तो मोलर मास ऑफ सिल्वर आयन डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि कितना चार्ज है, 1 यूनिट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो इसका सिल्वर का जो मोलर मास होगा वो इसका इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। क्लियर। तो देख लीजिए, इसको हम फर्स्ट लॉ यूज़ करके छोटा सा डेरिवेशन कर सकते हैं। फर्स्ट लॉ यूज़ करके मान लो सीरीज़ में कनेक्ट हैं तो सेम करंट फ्लो हो रहा है दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट में। तो फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट के लिए मान लो W1 इज़ द वेट ऑफ कॉपर जो है दैट इज़ डिपॉजिटेड एट कैथोड। तो W1 जो है फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट दैट इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z1 इंटू Q, क्योंकि सेम करंट फ्लो कर रहा है, Q मान लो सेम करंट फ्लो कर रहा है तो Q से डिनोट कर देते हैं, Z1 इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट आ जाएगा इसका। सिमिलरली फॉर सेल सेकंड, इस इलेक्ट्रोलाइट के लिए W2 वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z2 इंटू Q। Z2 मीन्स इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट फॉर सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, है ना, Z2 इंटू Q। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट तो अलग अलग होंगे इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, उनके इलेक्ट्रोलाइट अलग अलग है, लेकिन सेम करंट हम मान रहे हैं फ्लो कर रहे हैं, तो इसमें भी Q और इसमें भी Q, है ना। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो W1 ओवर W2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z1 इंटू Q ओवर Z2 Q कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम है। तो और हमें इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, ये इसकी डेफिनेशन भी पता होता है या इसका रिलेशन पता है इक्विवेलेंट मास से कैसे रिलेट करता है, इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाई 96500, है ना। तो E2 इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाई 96500 जो Z2 हो जाएगा। तो फिर ये हम फार्मूला यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा E1 ओवर E2, मतलब इक्विवेलेंट मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फर्स्ट एंड इक्विवेलेंट मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सेकंड। तो ये फार्मूला बन जाएगा W1 ओवर W2 मीन्स वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट कैथोड दैट इज इक्वल टू E1 ओवर E2 इक्विवेलेंट मास ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट एंड इक्विवेलेंट मास ऑफ सेकंड इलेक्ट्रोलाइट। तो ये फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है, समटाइम इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आते हैं, मैं आपको न्यूमेरिकल दूंगा, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा है, एक जल्दी से थोड़ा सा ये समझ लीजिए। आपको क्वेश्चन आते हैं कि मान लो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं और उसकी इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं और उसमें से जो मेटल आयन होगा, कैटायन जो है, उसकी रिडक्शन होनी है कैथोड के ऊपर उसकी रिडक्शन होनी है, तो कितना वो मेटल आयन रिड्यूस होगा, ये हमें क्वेश्चंस में दे रखा होता है कि मान लो 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है उस इलेक्ट्रोलाइट में, है ना, और मान लो 5 सेकंड के लिए फ्लो कर रहा है, तो वहाँ से हमें चार्ज निकाल लेंगे, Q इज इक्वल टू क्या निकाल लेंगे, I इंटू टी, IT निकाल लेंगे। तो वो IT निकालने के बाद हम डायरेक्ट ये फार्मूला भी याद रख सकते हैं कि कितना जो है अमाउंट जो है, वेट जो है वो डिपॉजिट होगा कैथोड के ऊपर उस इलेक्ट्रोलाइट में, उस मेटल आयन का कैथोड के ऊपर। जैसे मान लो सिल्वर नाइट्रेट ले रहे हैं तो Ag+ आयन कितना डिपॉजिट होगा, अगर कॉपर सल्फेट ले रहे हैं तो कितना कॉपर डिपॉजिट होगा कैथोड के ऊपर। तो ये डायरेक्ट फार्मूला हम याद रख सकते हैं, कितना वेट डिपॉजिट होगा कॉपर का, मान लो उसका मोलर मास जो आएगा, मोलर मास तो हमें दे रखा होगा, डिवाइडेड बाई N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। जैसे कॉपर सल्फेट है तो कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो कॉपर आयन बनेंगे, और जब कॉपर आयन बनेंगे तो फिर जो इलेक्ट्रोड के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन लेके वो कॉपर में चेंज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेके चेंज होगा, तो N की वैल्यू 2 आ जाएगी वहाँ पे। F जो है फार्मूले में आएगा, फेराडेज होता है, और इसकी वैल्यू यूज़ करेंगे आप 96500 कूलम, ठीक है, फेराडे। तो ये आ जाएगा मोलर मास। I आपको करंट आपको दे रखा होगा कि 5 एम्पियर फ्लो हो रहा है, टाइम मिनट में दे रखा होगा तो सेकंड में चेंज कर लोगे, 60 से मल्टीप्लाई करके, तो टाइम सेकंड में यूज़ करना, तो यहाँ सेकंड में टाइम यूज़ करना, यहाँ करंट की वैल्यू दे रखी वो यूज़ करना। तो इस फार्मूले को यूज़ करके कितना अमाउंट जो है वो डिपॉजिट होगा कैथोड के ऊपर किसी भी मेटल आयन का, वो हम निकाल सकते हैं ईजीली, क्योंकि N हमें पता। अगर मान लो मैं एल्यूमिनियम सल्फेट ले रहा हूँ, Al2SO43 ले रहा हूँ, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कर रहा हूँ मान लो, तो इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करूँगा तो क्या बनेगा, कौन सा आयन बनेगा, एल्यूमिनियम आयन बनेगा और सल्फेट आयन बनेगा। तो अब डिपॉजिट किसने होना है कैथोड के ऊपर, एल्यूमिनियम आयन है। अब मान लो एल्यूमिनियम आयन ने अगर डिपॉजिट होना है कैथोड के ऊपर, मान लो मैं 5 एम्पियर करंट फ्लो करवा रहा हूँ, टाइम मान लो 2 सेकंड के लिए करवा रहा हूँ, है ना, तो कितना एल्यूमिनियम आयन डिपॉजिट होगा, तो यहाँ N की वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरा कहने का मतलब है, तो N के मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लेके ये एल्यूमिनियम में चेंज होगा, है ना, तो 3 N यहाँ पे N की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, है ना। फेराडे की वैल्यू तो हमें 96500 कूलम पता ही होता है, वही यूज़ करनी है, और एल्यूमिनियम का जो मोलर मास होगा वो दिया होगा 27, है ना, तो वो मोलर मास हम यूज़ करके हम वहाँ पे कितना एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा कैथोड के ऊपर वो इजीली निकाल सकते हैं। क्लियर। तो न्यूमेरिकल्स में मैं आपको न्यूमेरिकल दूंगा, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करनी है इन फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पे। थैंक यू।